सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग मामले में अब बहुत बड़े और रोंगटे खड़े करने वाले खुलासे हुए हैं। पनवेल मैजिस्ट्रेट कोर्ट में नवी मुंबई पुलिस की ताजा चार्जशीट में पता लगा है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान के मर्डर तक का प्लान बना रखा था। 350 पन्नों के दस्तावेजों के मुताबिक 25 लाख रुपए में भाईजान को मारने की सुपारी दी गई और इसकी तैयारी कमोबेश पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की तर्ज पर की गई थी। बाकायदा पाकिस्तान से AK-47, AK-92 और टर्की मेड जिगाना पिस्टल का भी इंतजाम किया जा रहा था। यहां तक कि 60 से 70 लोग सलमान के हर मोमेंट पर हर पल नजर रख रहे थे और किसी मूवी की शूटिंग या पनवेल फार्म हाउस से सलमान के आते जाते वक्त साजिश को अंजाम दिया जाना था। 5 आरोपियों के खिलाफ दायर चार्जशीट से इंटेलिजेंट एनालिसिस एंड संदिग्धों के मोबाइल फोन्स के टेक्निकल एग्जामिनेशन, व्हाट्सएप ग्रुप्स की चैट्स, टावर लोकेशंस, आई विटनेस और ऑडियो वीडियो कॉल्स की गहरी पड़ताल से खतरनाक खुलासे हुए हैं। आपने लॉरेंस को अक्सर कहते सुना होगा कि वो सलमान से 26 साल पुराने काले हिरण के शिकार का बदला लेना चाहता है, जबकि मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। मामला अभी सब जुडिस है। तो क्या लॉरेंस कानून से ऊपर हो गया है? क्या है उसकी साजिश के मायने? इस पर हम इस प्रोग्राम में खासतौर पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको इस मामले से जुड़े ग्राफिक्स दिखाते हैं। तो लॉरेंस का हिरण प्रेम है या ये जुर्म प्रेम है? 25 लाख में सुपारी दी, मूसेवाला की तर्ज पर तैयारी कर रहा था सलमान खान के मर्डर को लेकर। नवी मुंबई पुलिस की चार्जशीट आई है जो 5 आरोपियों के खिलाफ दायर हुई है। 350 पन्नों की चार्जशीट जिसमें गैंगस्टर्स के काले कारनामे कैद हैं। 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है। नेक्स्ट ग्राफिक। तो साजिश रेकी करके की गई। 4 आरोपियों ने सलमान के घर फार्म हाउस की रेकी की थी। अगस्त 2023 से अप्रैल 2024 के बीच योजना बनी थी। करीब 70 लोग हर पल सलमान पर नजर रख रहे थे और उनके फार्म हाउस की भी रेकी की गई और घर जो गैलेक्सी के बाहर उनका जो गैलेक्सी अपार्टमेंट है वहां जो फायरिंग हुई थी उसके बाद ये साजिश को अंजाम दिया जाना था। पाकिस्तान से AK-47, AK-92 और M16 खरीदने का प्लान था और टर्किश मेड जिगाना हथियार भी लेने की फिराक में थे बिश्नोई के गैंगस्टर्स। सिद्धू मूसेवाला को भी इसी पिस्टल से मारा गया था। नाबालिग लड़कों से हत्या की प्लानिंग की जा रही थी। 18 साल से कम उम्र के लड़के हायर किए गए थे और हमले के बाद इनका कन्याकुमारी से श्रीलंका भगाने की योजना भी थी। तो यानी सिद्धू मूसेवाला जिसके भी हत्या में नाबालिग लड़के शामिल रहे, उसी तर्ज पर इसे अंजाम दिया जाना था इस साजिश को। और इस वक्त हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे। अशोक पाटनी पूर्व IPS हमारे साथ जल्द जुड़ेंगे, फोन पर मौजूद होंगे। रामपाल भवाद प्रेसिडेंट बिश्नोई टाइगर फोर्स। आशुतोष श्रीवास्तव सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, आप अक्सर उन्हें देखते होंगे। डॉक्टर अंजलि छाबड़िया साइकेट्रिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। रामपाल जी, पहला सवाल मेरा आप ही से होगा। 26 साल पुराना यह मामला है। लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर है, वे किसी से छिपी बात नहीं है, लेकिन बिश्नोई समाज से जुड़े, हिरण समाज से जुड़े, जो एक एनिमल लवर कम्युनिटी के तौर पर देखा जाता है बिश्नोई समाज को, उसके सेंटिमेंट को भुनाने की कोशिश में लॉरेंस अपने इरादों को पूरा करने की कोशिश में लगा रहता है और लगातार पहले धमकियां दी गई, फायरिंग केस हुआ और अब उसके बाद में ये जो चार्जशीट सामने आई है उसमें वाकई बड़े जो चिलिंग कह सकते हैं, एक तरह से रोंगटे खड़े करने वाले खुलासे हुए। बिल्कुल, वो एक जांच का विषय है। जिस तरीके से जो गैंग को लेकर के बात हो रही है उससे बिश्नोई समाज का कोई लेना देना नहीं है। बिश्नोई समाज के सेंटिमेंट, जो हमारी जो संवेदनाएं जुड़ी है, हमारी जो भावनाएं जुड़ी है, वो वन्य जीवों के प्रति रही है और हिंसा के हमेशा खिलाफ रही। तो कहीं ना कहीं हो सकता है उनका कोई व्यक्तिगत मामला होगा आपस में, हमें उसे
विश्नोई समाज का उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन विश्नोई समाज पिछले 26 साल से, जैसा कि आपने बताया कि पिछले 26 साल से हम लोग जो है वो न्याय और न्यायपालिका के आधार पर इस मामले को जो है लड़ना चाहते हैं, और जो माननीय न्यायालय जो आदेश देंगे उसको विश्नोई समाज भी मानता आया है। और हम लोग मैं ये आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि ये जो केस है वो सरकार लड़ी, ये राजस्थान गवर्नमेंट लड़ रही है। विश्नोई समाज हमेशा से वन्य जीवों के प्रति उसके संरक्षण की बात करता है। विश्नोई समाज हमेशा उनकी जो है प्रोटेक्ट की बात करता है, जीव दया की बात करता है। तो कहीं ना कहीं इस मामले से विश्नोई समाज को जोड़ना मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद। सर, अब आपको लगता है कि जो गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, अब उसका नाम भी सरनेम बिश्नोई, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन जो भावनाएं हैं उसकी जो बुनियाद है इस साजिश के पीछे या फिर सलमान खान से जुड़े मामलों के पीछे, वो बिश्नोई समाज की भावना है। आपको लगता है कि बिश्नोई समाज का रिप्रेजेंटेशन नहीं है लॉरेंस? एक आप ये बात मानते? दूसरा, आप इस बात से कोई ताल्लुक नहीं रखते क्योंकि हिंसा तो खुद आपके यहाँ समाज में कहीं नहीं गई है, जो लॉरेंस का तरीका है उसकी आप निंदा करते हैं? बिल्कुल, जिस तरीके का जो रहा, जिस व्यक्ति के बारे में आप बता रहे हैं उसको लेकर के बिश्नोई समाज और गुरु महाराज के जो सिद्धांत है उनसे वो कतई मेल नहीं खाता। लेकिन वो उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, आपस में किस तरीके से वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में बिश्नोई समाज ज्यादा उसमें जो है रुचि नहीं लेना। नहीं, इसमें आपको व्यक्तिगत क्या लगता है? व्यक्तिगत क्या लगता है? लॉरेंस और सलमान के बीच क्या व्यक्तिगत लगता है? व्यक्तिगत तो अगर लॉरेंस बिश्नोई से पूछा जाए तो बेहतर है। वो उनकी व्यक्तिगत जो है मैं कैसे बता सकता हूँ उनकी व्यक्तिगत किस तरीके की भावना क्या रही है, वो तो उनसे पता कर सकते हैं जो इस बारे में जिस तरीके की जो गतिविधियां कर रहे हैं। बिश्नोई समाज इस तरह की गतिविधियों के साथ नहीं है, और बिश्नोई समाज हमेशा से वन्य जीवों के प्रेम और पर्यावरण के प्रेम के प्रति, पेड़ों के प्रेम के प्रति बात करता है। ठीक है, मैंने आपसे सवाल इसलिए किया क्योंकि लॉरेंस जब भी सामने आया उसका कहना है कि वो जो काले हिरण का शिकार है उसका बदला लेना चाहता है। इसमें व्यक्तिगत कभी कुछ दिखाई नहीं दिया, वो एक सेंटिमेंट है जो बिश्नोई समाज का, उसको ही कहते दिखाई पड़ा है। ठीक है, अब बने रहेगा हमारे साथ। मैं आशुतोष का रुख करूंगा। आशुतोष जी, एक तरह से देखा जाए कि जो पूरी ये कॉन्स्पिरेसी हैच की गई थी सिद्धू मूसेवाला की तर्ज पर, जिसको अभी चार्जशीट, जो एक लंबी चार्जशीट और काफी डिटेल चार्जशीट पनवेल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश की गई है, काफी बड़े खुलासे इसमें हुए हैं। आपको लगता है कि किसी एक केस को लेकर 26 साल और जो कि सब जुडिस है, कोर्ट में चल रहा है, अब बिश्नोई समाज उसमें उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी रहा है अपने न्याय को लेकर, जैसा अभी रामपाल जी ने बताया। लेकिन बड़ा सवाल यही है, मैं रामपाल जी से क्यों लेते हुए, क्या ये कुछ पर्सनल हो गया है या फिर ये हिरण प्रेम या फिर कहें कि वाइल्ड लाइफ से प्रेम के बजाय ये डॉनगिरी का ज्यादा प्रेम या फिर बड़ा नाम सिक्का स्थापित करने की एक गैंगस्टर की दुनिया में उसका ज्यादा प्रेम दिखाई पड़ता है आपको? जी देखिए, बिल्कुल ये जो पूरा मामला जो हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि हमने अभी सुना भी मेरे मित्र को जिन्होंने क्लियर बोला कि भाई ये हमसे डायरेक्टली ऐसा रिलेटेड मामला नहीं है, ये उनका पर्सनल इशू हो सकता है। और इस तरह के जो इतने गंभीर आरोप भी लगे और इतना जो सीरियस कॉन्स्पिरेसी जो दिख रहा है चार्जशीट फाइल होने के बाद, जबकि ये 1998 का मामला है जिसको हम ब्लैक बग जो है केस के नाम से जानते हैं, जो कि ऑलरेडी राजस्थान हाई कोर्ट में ट्रांसफर होकर के अभी वहां पे सब्जुडाइज है, वहां पे उस पर हियरिंग चल रही है। और उसके ऊपर मुझे लगता है कि कोर्ट को जो अप्रोप्रिएट डिसीजन लेना है वो डिसीजन अपना कोर्ट लेगा। और मेरा ये मानना है कि कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, जब कोर्ट इसको ऑलरेडी देख रहा है और कोर्ट इसमें हर तरीके से जो है इस एंगल को जो है सुन रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इसके अंदर कोई भी इंटरफेयर करने की जरूरत है। और यहाँ तो इंटरफेरेंस की बात ही नहीं है, यहाँ पे तो बहुत ही सीरियस कॉन्स्पिरेसी का जो है बिल्कुल खुलासा हुआ है चार्जशीट के अंदर। देखिए, जब कोई भी केस रजिस्टर होता है तो पुलिस जो है उसको इन्वेस्टिगेट करती है, या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जिसको काम सौंपा गया है इस तरह का इन्वेस्टिगेशन करने का, वो रिपोर्ट सबमिट करती है अंडर सेक्शन 173 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से। और उस रिपोर्ट को देखने के बाद जो है कोर्ट उस पे जो है चार्जेस फ्रेम कर सकता है सेक्शन 240 सीआरपीसी में। तो आगे जो मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो है चार्ज फ्रेम होगा पनवेल के मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, और उसके बाद जो है इसके अंदर जो है पूरी तरीके से ट्रायल जो है शुरू होगा। और जहां तक इन्वेस्टिगेशन का मामला है तो ऑब्वियसली काफी महाराष्ट्र पुलिस ने काफी इस पे मेहनत किया है, और उन्होंने
जिस तरह से हमने देखा 14 अप्रैल 2024 को जो फायरिंग हुई थी उनके घर के सामने, 2 राउंड्स जो है पिस्टल से जो है फायरिंग की गई थी, उसका भी इसके अंदर, उसके बाद जो है पुलिस और ज्यादा सीरियस हुई और उन्होंने मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट अरेस्ट भी करे, और अरेस्ट होने के बाद जो है मामला काफी क्लोज पहुंचा और अब तक जो है 5 एक्यूज्ड के ऊपर जो है एक तरीके से चार्जशीट फाइल हो चुका है पुलिस का। और अभी भी देखिए 3 आरोपी जो हैं, जो मेन 3 आरोपी हैं, वो अभी भी मुझे लगता है कि पुलिस उनके सर्च में है, जो कहा जा रहा है कि शायद आउट ऑफ कंट्री, नॉर्थ अमेरिका या कहीं से ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें खासकर जो अनमोल या फिर ब्रार, इनके नाम जो है काफी ज्यादा सामने आ रहे हैं, नेहरा। तो मुझे लगता है कि हो सकता है पुलिस आगे जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फाइल करे अगर इसमें उनको कोई कामयाबी मिलती है, या इससे रिलेटेड जो है वो और फर्दर कोई अरेस्ट कर पाते हैं या इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं जी। तो शायद वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी इसके अंदर फाइल करेंगे, और जिसके बाद चार्ज फ्रेम होने के बाद जो है इसके अंदर पूरा ट्रायल होगा, और ट्रायल में जो है ये जो भी एलिगेशंस जो चार्जशीट में लगे हैं, मुझे लगता है कि पुलिस और विटनेसेस जितने भी हैं वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि अगर जिसने कोई गलत काम, जो क्राइम जो किया है, जो एलिगेशंस हैं, उसको साबित करने के लिए, ताकि जो है इसके अंदर अप्रोप्रिएट जो एक्शन है वो कोर्ट ले सके या अपना डिसीजन को जो है फाइनली पास कर सके इस पूरे मैटर में। ठीक है आशुतोष जी। डॉक्टर अंजलि, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो इसका एक क्रिमिनल साइकोलॉजी को समझना भी ज़रूरी हो जाता है इसमें एक बड़ा एस्पेक्ट, क्योंकि किसी एक फिगर का, क्योंकि रामपाल जी कह रहे हैं हमारी कम्युनिटी से उसका कोई वास्ता नहीं है, उनकी अपनी लड़ाई है और वो किसी भी ढंग से उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है, उस सेंटिमेंट को भी। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई उसी सेंटिमेंट को बुनियाद बनाते हुए, उसी के एलबाई लेते हुए वो इतनी बड़े साजिश को प्लान करता है। उससे पहले धमकी दी गई, सलमान को थ्रेट किया गया, घर के बाहर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग हुई, और फिर अब ये जो चार्जशीट फाइल हुई है इसमें वाकई बड़े खुलासे हुए हैं। आप किस ढंग से देखते हैं, अगर इसका कोई साइको एनालिसिस किया जाए, कैसे आप इसको समझते हैं कि वाकई कोई पर्सनल है या फिर ये उस सेंटिमेंट को भुना करके खुद को बड़ा बनाने की कोशिश है लॉरेंस बिश्नोई की, कि बड़े नेम्स को टारगेट किया जाए? देखिए, जो क्रिमिनल होता है, ओके, वो आजकल के जो क्रिमिनल है वो क्राइम को भी एक मकसद बनाना चाहते हैं और अपने आप को एक रॉबिन हुड के हीरो समझना चाहते हैं कि हम एक कॉज के लिए लड़ रहे हैं, नहीं तो हमें लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉज के लिए ही लड़ना है तो बहुत अच्छे तरीके हैं, आप कॉज के लिए लड़िए, मगर ये एक जो क्लियरली सर ने कहा कि वैष्णव कम्युनिटी से कोई लिंक इनका है नहीं, मगर ये एक कॉज बना के इसको ये मुद्दा दे रहे हैं कि हम इसलिए लड़ रहे हैं। और जो पुरानी जो पिक्चर्स आती थी 70s में, जहाँ पे मिस्टर बच्चन को दिखाया जाता था कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं कर रहा है तो हम लड़ रहे हैं, ऐसा ही कुछ मुझे मामला इसमें नजर आ रहा है, कि अपने आप को बड़ा दिखाना है, कि लॉ से भी हम बड़े हैं और हम आज न्याय लाके दिखाएंगे आपको। ओके, तो ये एक ऐसी कहानी बनी जा रही है और इसमें डेफिनेटली आप रिच एंड फेमस को ही टारगेट करेंगे, क्योंकि अगर आप किसी बेचारे आदमी को, रास्ते जाते हुए आदमी को टारगेट करेंगे तो आपको आई बॉल्स मिलेंगे नहीं। आज हम नेशनल टीवी पे इसकी चर्चा कर रहे हैं तो डेफिनेटली आई बॉल्स मिल रहे हैं। और जो भी एक जो टेररिज्म होता है या क्रिमिनल होता है, उसका काम है सामने वाले को डराना, क्योंकि उसे ऐसे लगता है कि अगर मैंने डरा दिया तो मेरी जीत हो गई, मगर हमारे जो पुलिस है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अगर उन्होंने ये सब ऑलरेडी खुलासा किया है और मिस्टर खान सेफ है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक लॉ एंड ऑर्डर इज ऑलवेज अबव द क्रिमिनल, तो ये भी एक मैसेज जाना बहुत जरूरी है पूरी दुनिया को। ठीक है, तो आपको लगता है, यू अग्री दैट जो टारगेट बनाया गया वो एक पर्सनल एम्बिशन, जो क्रिमिनल माइंडसेट का एम्बिशन है कि उसको उतना बड़ा बनना, एक बड़ी गैंग के रूप में खुद को स्टैब्लिश करना और बड़ा नाम बना, डिस्पाइट ही इज इन जेल, उसको उसके पीछे आप ये मानती हैं ये वजह कि उसका जो एक तरह से कहें कि क्राइम की दुनिया में अपना वो बड़ा नाम स्थापित करने की कोशिश है? कि मैं भी क्राइम की दुनिया का सलमान खान हूँ। अच्छा, अगर आप वैसे देखें तो। जी।
आशुतोष जी, मैं आपके पास लौटना चाहूंगा। जिस तरह से ये इसमें प्लानिंग की जा रही थी, पाकिस्तान से AK-47 AK-92 का इंतजाम करना, टर्किश मेड पिस्टल का इंतजाम करना, जिस तरह से प्लानिंग हैच की गई, और जो पुलिस ने जिस तरह से इंटेलिजेंस को एनालिसिस किया, सस्पेक्ट के मोबाइल फोन्स के जो टेक्निकल एग्जामिनेशन हुए, व्हाट्सएप ग्रुप्स तक वो पहुंचे, चैट करके बाहर लेकर आए, टावर लोकेशन, आई विटनेस, ऑडियो वीडियो कॉल्स, ये एक हाई प्रोफाइल केस था जिसमें निश्चित रूप से पुलिस इतनी एक्टिव दिखी और काफी इंटेलिजेंस का यूज हुआ। लेकिन बड़े सवाल इस तरह से हैं कि जो बाकी आपने देखा होगा, इन गैंगस्टर्स के निशाने पर और भी लोग रहते हैं। सिद्धू मूसेवाला को लेकर गोल्डी बराड़ का नाम आया, और उसके बावजूद ये किसी तरह से पकड़ से बाहर रहते हैं, या फिर अगर जेल के अंदर है तो एक और केस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये जो मॉडस ऑपरेंडाई की जो माइनर हैं, उनके जरिए इस तरह की प्लानिंग को अंजाम देना, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो ऐसे लोगों को इस क्राइम में शामिल करना जिनको प्रॉपर शायद फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं, जिनको पैसों की खास जरूरत है, ऐसे लोगों को इस्तेमाल करना जो बहुत इजीली जो है उनके झांसे में आ सकते हैं, या उनको जो है बहुत इजी वे में कंट्रोल किया जा सकता है, उनको मोटिवेट किया जा सकता है ऐसे काम करने को। और वो काफी यूथफुल होते हैं, उस समय उनको समझ उतनी नहीं होती है, टीनेज में होते हैं। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अप्लाई करता है ऐसे मामलों में। तो बहुत बार जो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, वो समझते नहीं कि वो क्या काम कर रहे हैं और उसका अंजाम क्या होगा। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जो है बहुत बार जो है उनको बचाया भी जा सकता है सजा से, कि भाई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली उनको सजा ना मिले। लेकिन बाद में कुछ अमेंडमेंट भी हुए थे, जैसे हम जानते हैं 16 साल से 18 साल के बच्चे के मामले में जो है उसको एज एडल्ट भी ट्राई किया जा चुका है हमारे देश में, जहां पे उन्होंने बहुत हीनस क्राइम किया है जो 7 साल या उसके ऊपर का पनिशमेंट है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कि इसके अंदर एक तो उनको बहुत इजी वे में मोटिवेट किया जा सकता है इस तरह के गलत काम करने के लिए, और दूसरा जो है उनको जो है स्ट्रिक्ट सजा ना हो, इससे भी उनको बचाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि एक सोच समझ करके ऐसी रणनीति बनाई गई है। और दूसरा, जहां तक आपने जो बताया, जो आर्म्स एक्वायर करने की बात है, वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है कि ये आर्म्स किस तरीके से देश में आने वाले थे, कहां से, क्या सोर्स था, क्या थ्रेड था, और कौन कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। मुझे लगता है आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसको पुलिस जरूर करेगी, या हो सकता है दूसरे स्टेट की पुलिस भी इन्वॉल्व होगी, या दूसरी एजेंसी भी जो है इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगी कि इतने इस तरह से आर्म्स लाना और क्या पॉसिबिलिटी है, या इस तरह से आर्म्स ऑलरेडी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये इस पे जो है पुलिस पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन मुझे लगता है करना चाहिए और करेगी। और जहां तक मोबाइल फोन्स और जो लिए गए हैं उनसे कॉन्फिस्केट किया गया, सीज किया गया, उसके अंदर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस मिले हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, जो उनके जो बातचीत हो रही थी, या फिर बहुत सारे ऑडियो क्लिपिंग्स भी मिली हैं जो जिनको ढूंढा जा रहा है, जो एक्यूज्ड यहाँ पे नहीं है, जो आउट ऑफ कंट्री हैं, उनके आवाज से मैच भी किया जा रहा है कि क्या उन्हीं की आवाज है। तो इससे फिर वो आगे इन्वेस्टिगेशन में जो है उनके पास एविडेंस होगा पुलिस के पास कि वो आगे कार्रवाई कर सके। बाकी जो मोबाइल टावर्स की कहां से कहां बात हुई है, कौन कौन से लोकेशन से बात हुई है, उस लोकेशन पे और कौन कौन पर्सन हो सकता है जो इस साजिश में जो है इन्वॉल्व हो, और उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जा सकती है, उनका नाम किस तरह से उसके अंदर ऐड किया जा सकता है फर्दर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में। तो मुझे लगता है कि पुलिस एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर कर रही है और करेगी। और हमें आगे देखना होगा कि शायद ये मामला जितना अभी दिख रहा है, शायद कहीं इससे ज्यादा वो बड़ा मामला हो। और जैसे आपने कहा कि ये तो एक व्यक्ति जो है सलमान खान के बारे में बात हो रही है, हो सकता है कि इस तरह के और भी टारगेट्स उनके रहे हों। तो मुझे लगता है कि ये पूरे कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है काफी कुछ खुल करके सामने आएगा और एविडेंस भी सामने आएगा, जिसको जो है मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जो है प्रोड्यूस किया जा सकता है, जिससे मैजिस्ट्रेट कोर्ट इस पे फर्दर क्या एक्शंस लेना है और किस तरह से ट्रायल को आगे बढ़ाना है। और अगर लगता है कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट के बाद, चूंकि इसमें मर्डर रिलेटेड मामला है और कोई भी सजा जो 7 इयर्स के ऊपर की अगर है, तो ये शायद सेशंस कोर्ट के पास भी ये ट्रांसफर होगा आगे चल करके, जो
इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से ट्राई करेगा इस मैटर। ठीक है आशुतोष जी, संक्षिप्त में एक सवाल और मैं आपसे लूंगा कि जिस तरह से गैंगस्टर्स, खासतौर पर लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग जेलों के भीतर बैठ के इस तरह की कॉन्स्पिरेसी हैच करते हैं, सिद्धू मूसेवाला को लेकर अगर बात कर ली जाए, कमोबेश उसी की तर्ज पर प्लानिंग की गई। एक बड़ी शख्सियत थी सिद्धू मूसेवाला भी, और सलमान खान निश्चित रूप से, कोई दो राय नहीं है। आपको लगता है हमारे ये पुलिसिंग सिस्टम को भी एक्सपोज करता है किस तरह से ऑपरेटर्स, गैंग्स अंदर बैठे बैठे भी बाहर से ऑपरेट करते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो 90s का बॉम्बे था उसकी भी याद दिलाते हैं कि जहां पर गैंग्स ओपनली इस तरह से ऑपरेट कर रहे थे? क्या उसको लेकर हमारा सिस्टम अभी भी अपडेट हो पाया, उसको हम काउंटर करने की क्षमता है इन मॉडर्न गैंग वॉर में? जी देखिए, बहुत सीरियस इशू है, और हमने पहले भी देखा कि जहां से कुछ जेल से जहां पर कुछ जो एक्यूज्ड हैं, जो आरोपी हैं, वो फोन पे बात करते हुए मिले हैं, पाए गए हैं, और इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। और ये घटना एक बार की नहीं है, ये बहुत बार ये घटनाएं हुई हैं कि जो अंदर बैठा व्यक्ति जो है उसका जब कांटेक्ट हो जाता है आउटसाइड लोगों के साथ, या उसके अपने गैंग के लोग, या उससे जो रिलेटेड जो लोग हैं, अगर उनसे बातचीत होती है, कोई भी कम्युनिकेशन होता है, तो इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी जो है वो बन जाती है, या बनाने में वो सक्षम हो पाते हैं। या बहुत बार जो उनके गैंग के दूसरे जो लोग होते हैं, वो दूसरे किसी क्राइम में अगर अरेस्ट होकर के आते हैं, या उसी जेल में वो भी आते हैं, तो यहाँ पे जो है उनका इंटरेक्शन जो है हो पाता है। फिर जब वो बेल पे बाहर आते हैं तो शायद जो इंटरेक्शन हुआ हो उसको वो अंजाम देने के लिए उसके ऊपर भी वो काम करना शुरू करते हैं। और जहां तक जेल अथॉरिटीज का सवाल है, तो देखिए इसमें दोनों बातें हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ जो है अनलॉफुल एक्टिविटी के बारे में भी हमने सुना है न्यूज चैनल्स में, और बहुत सारी कार्रवाई भी की गई है, बहुत सारे एफआईआर भी हुए हैं, बहुत सारे एक्शंस भी लिए गए हैं अथॉरिटीज के अगेंस्ट में, कि इस तरीके के जो अंजाम जिस तरह से दिया जा रहा है या कॉन्स्पिरेसी रचा जा रहा है जेल के अंदर, उसको कम से कम किया जा सके, उसको मिनिमाइज किया जा सके, और जो दोषी हैं उनको सजा दिया जा सके। और एट द सेम टाइम ये भी है कि बहुत सारे जेल अथॉरिटीज जो हमने देखे हैं, जो अपना काम बहुत ही तरीके से भी करते हैं, जहां वो पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं कि इस तरीके के क्राइम्स जो हैं यहां से कहीं बाहर ना जाए, या कोई नई कॉन्स्पिरेसी जो है वहां पे ना बनाई जाए, कोई नया क्राइम का जो है योजना ना बनाया जा सके। तो इसके लिए भी जो है अथॉरिटीज काम करती हैं। और मुझे लगता है कि हमारा ऐसा नहीं है, सिस्टम हमारा बहुत ही स्ट्रांग है। वो सिस्टम को कुछ लोग ब्रेक करते हैं, उस सिस्टम को कुछ लोग तोड़ते हैं, और तोड़ करके जो है अपने गलत जो उनकी सोच है उसको अंजाम देने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि इस केस में भी अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है, पुलिस ने तो अपना एक्शंस प्रॉपर तरीके से रखा, और एक हम देख सकते हैं कि ऐसी कोई बहुत बड़ी घटना अभी तक इस मामले में एटलीस्ट नहीं हो पाई। पुलिस ने इसको पूरा कंट्रोल्ड वे में रखा शुरुआत से। ठीक है रामपाल जी, मैं आखिर में समय का मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप कोई बात अगर आपको रखनी हो लॉरेंस को लेकर के, आप एक कोई संदेश देना चाहें बिश्नोई समाज की तरफ से लॉरेंस को, कि ये जो तरीका है उसको लेकर? बिल्कुल, संदेश तो मैं ये कहूंगा कि बिश्नोई समाज पिछले 26 साल से जो है इस पूरे प्रकरण, जो सलमान खान, काला हिरण और चिंकारा, इसके जो 4 केसेज है वो लेकर के थोड़ा टाइमिंग बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए बिश्नोई समाज के युवाओं में गुस्सा है। इस बात को तो लेकर के हमें मानना पड़ेगा। और समाज ये उम्मीद करता है कि भी जो मूक प्राणियों की जो हत्या हुई थी 98 में, बहुत लंबा समय हो गया, इसको कहीं ना कहीं न्याय में देरी भी अपने आप में एक बड़ा, मेरा ये मैसेज है कि न्याय में देरी भी है अपने आप में अन्याय है। ठीक है तो कहीं ना कहीं इस मामले का प्रक्षेप होना चाहिए। और जिस तरीके के अपराध की दुनिया में अगर कोई समाज का व्यक्ति, या मैं कहूंगा कि समाज का नौजवान अगर इस तरीके से कोई आगे बढ़ता है, तो मैं तो अपील करना चाहूंगा कि उनको इस तरीके की आपराधिक गतिविधियों से जो है नहीं। ठीक है, आपका मैसेज निश्चित रूप से जायज है, जो तरीका उसको बिल्कुल जायज नहीं कहा जाता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंजलि, आप हमारे साथ जुड़े, आशुतोष जी और रामपाल जी आपने बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े हैं NDTV के साथ। नमस्कार।